मौजूदा वक्त की सबसे ताकतवर पार्टी बीजेपी से कैसे निपटना है, कैसे लोहा लेना है, कैसे उसके सामने चुनौती बनकर पेश आना है, ये ममता बनर्जी से बेहतर किसी को मालूम नहीं। और मुझे तो लगता है कि बहुत हद तक राहुल गांधी को सीखने की जरूरत है ममता बनर्जी से। इतिहास रच दिया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी देश की पहली सीएम बन गई हैं जिन्होंने एसआईआर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वकील की जगह पर खुद दलील पेश की। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और ऐसा नहीं है कि उनके पास वकीलों की फौज नहीं है, उनके पास वकीलों की टीम नहीं है। उन्होंने कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक जैसे वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर रखा था। लेकिन जब एसआईआर के मुद्दे पर बातचीत करनी थी तो उन्होंने अपनी दलील खुद पेश की और उन्होंने एक एक करके सुप्रीम अदालत के सामने, जजों के सामने अपने सारे पॉइंट्स गिनाए। जो अपने अंदाज के लिए वो फेमस रही है, वही लहजा, वही तेवर उनका दिखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो विपक्षी खेमा है, मतलब ममता बनर्जी के हिसाब से विपक्षी बीजेपी, वो भी आज भले कहें या ना कहें, दबी जुबान में ही सही, आपस में वो बातचीत जरूर कर रहे होंगे। और बीजेपी भी बहुत हद तक ममता बनर्जी की फैन हो गई होगी कि भाई राजनीति करो और किसी मुद्दे को उठाओ तो इस तरीके से कि जहां जाओ छा जाओ। ईडी का जब प्रकरण हुआ था तो आपको याद होगा कि सड़कों पर ममता बनर्जी ऐसे उतरी कि अब आज की तारीख में पता ही नहीं है कि जिस केस के लिए ईडी पहुंची थी उसका हुआ क्या। मतलब बहुत हद तक आप ये कहिए कि वो मामला शायद अभी इस बार के चुनाव में बहुत ज्यादा हाइप पे आने वाला नहीं है। अब एसआईआर का वो प्रकरण, मतलब चुनाव आयोग से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई दफा भिड़ंत हो चुकी है। और सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है, अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे, उनके सिपहसालार, उनके राइट हैंड की भी। और इस बीच 50 ऐसे लोगों को ममता बनर्जी दिल्ली में लेकर पहुंच गई थी, देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पे चुनाव आयोग ने कहा एसआईआर प्रक्रिया के जरिए कि ये सभी मृत लोग हैं। और वो सभी मृत लोगों की फौज उठाकर वो दिल्ली आ गई क्योंकि उनका नाम ममता बनर्जी है। आप सोच रहे होंगे मैं बहुत तारीफ कर रही हूं, जाहिर सी बात है मौजूदा वक्त में ऐसे राजनेताओं की कमी है। और जहां तक बात आप एथिक्स की कहेंगे, कौन मान रहा है एथिक्स? संसद की कार्यवाही आप देख रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि वहां कैसे फेवरिज्म का गेम चल रहा है। निशिकांत दुबे जिस भी किताब पे बात करना चाहे, एक साथ 6-6 किताब दिखा दें। और जब राहुल गांधी को एक किताब पे बात करनी है, पब्लिश्ड किताब पे, क्लियर हो जाइए, वो किताब पब्लिश्ड है। एमएम नरवणे की पूर्व सेना प्रमुख की जो किताब है वो पब्लिश्ड है। लेकिन बीजेपी कह रही कि नहीं नहीं, ये पब्लिश्ड नहीं है, इसे आप कोट नहीं कर सकते, इसकी कोई बात नहीं कह सकते। और इतिहास में ये पहली दफा भी हुआ कि पीएम को बोलना था और पीएम ने बोला ही नहीं। और राहुल गांधी की चेतावनी थी कि अगर आप आएंगे तो हम आपको किताब भेंट करेंगे। पूरे संसद परिसर में वो किताब लहराते हुए घूम रहे थे। लेकिन मैं फिर लौटती हूं ममता बनर्जी पर कि ममता बनर्जी ने कैसे इतिहास रच दिया। चुनाव आयोग को लेकर जब से एसआईआर प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में जारी है, एकदम हमलावर है। पहला स्टेटमेंट, चुनाव आयोग के हाथ तो खून से रंगे पे हैं। दूसरा स्टेटमेंट कि बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए बंगाल जीतना चाहती है। तीसरा अभिषेक बनर्जी का स्टेटमेंट कि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम मनोनीत नहीं है, आप हमसे बुरे तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। और ये चुनाव आयोग वर्सेस ममता बनर्जी की लड़ाई सुप्रीम अदालत पहुंच गई। और सुप्रीम अदालत में वो हुआ जो आप अब से पहले आपने कभी देखा ही नहीं था, कभी नोटिस ही नहीं किया था। मतलब ममता बनर्जी ने अपने अंदाज में, वही उनका जुझारू अंदाज। ममता बनर्जी वो देश के राजनेता हैं, बीते 15 सालों से वो सत्ता में हैं, सत्ता की कुर्सी पर वो काबिज हैं, बंगाल की वो सीएम है। लेकिन इसके बावजूद वो सड़कों पर उतरने से, मुद्दों पर बात करने से कभी हिचकती नहीं है। बंगाल में जब भी कोई मामला हो, और स्टैंड लेने में तो और माहिर, जरूरत पड़ी तो कांग्रेस का साथ दिया, लगे कि कांग्रेस के साथ होने से मुझे नुकसान पहुंच सकता है तो वो भी कदम उठाया। चुनावी माहौल से पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बंगाल में वो अकेले चलेंगे, मतलब एकला चलो की राह पर आगे बढ़ेंगे। वो बंगाल में चुनाव के उनको किसी राहुल गांधी, किसी अखिलेश यादव, किसी तेजस्वी यादव की जरूरत नहीं है। हाँ, ये और बात है कि जब विपक्षी एकजुटता की बात आएगी तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से आ सकती हैं, लेकिन उनकी पहली प्रायोरिटी क्लियर है कि बंगाल उन्हें जीतना है। और बंगाल जीतने के लिए ममता बनर्जी बीते 2 महीने से जिस तरीके से वो अग्रेसिव है और अग्रेसिव होकर राजनीति कर रही हैं, लोग एक्स पर, मतलब ट्विटर पर मैं कमेंट्स पढ़ रही हूं सबके और लोगों के स्टेटमेंट देख रही हूं कि लोग इस बात से खुश हैं कि हाँ, राजनीति तो इसी तरीके से करना होगा।
अगर सामने बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी हो, सामने नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व हो, तो जाहिर से, और सामने अगर अमित शाह जैसा रणनीतिकार हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको साम दाम दंड भेद के जरिए चलना होगा। और ममता बनर्जी फिलहाल वही करती हुई नजर आ रही है। तो अब एसआईआर के मुद्दे को लेकर आगे क्या होना है, उस पर तो फैसला आना बाकी है। लेकिन हाँ, जब सुप्रीम अदालत में ममता बनर्जी बकायदा इस बात पर फोकस करी थी और जिक्र बार बार दोहरा रही थी कि कैसे वहां पे एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि कोई लड़की अगर शादी करके चली जाती है अपने ससुराल और अपना सरनेम चेंज कर लेती है तो इस पर बवाल मच जाता है, उसको नोटिस थमा दिया जाता है। ये तो बहुत सामान्य सी बात है, ये तो बहुत सामान्य सी घटना है। इस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी दलीलें रखी। और ये पहली दफा, मैं फिर दोहराऊंगी आपके सामने कि ये पहली दफा हुआ कि किसी राज्य की सीएम जो ताकत रखती है कि जिस भी इस देश के जितने भी हाई प्रोफाइल वकील हों, जिसका भी आप नाम ले लीजिए इस वक्त, उन सभी को वो हायर करके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर सकती हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने चुना कि मैं अपने राज्य की बात खुद रखूंगी। और इससे आप सोचिए कि बंगाल के लोग कितने कनेक्ट होंगे एसआईआर के मुद्दे पर। हाँ ठीक है, बिहार में उस तरीके से फायदा नहीं पहुंचा विपक्षी पार्टियों को, राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी को या फिर तेजस्वी यादव को, ये मुद्दा बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ। लेकिन हाँ, अगर ममता बनर्जी खुद इस मामले में आगे बढ़कर कदम उठा रही हैं तो जाहिर सी बात है कि बंगाली मानुष उनसे कनेक्ट होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं कनेक्ट होगा। हम आप शायद दूसरे प्रदेशों के हैं तो हमें ये फील नहीं हो रहा है कि ममता बनर्जी जब वो कोर्ट में खड़ी हुई है तो उसके मायने क्या निकल रहे हैं, बंगाल के लोग कैसे उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। और हर बार ममता बनर्जी को चुनावों के दौरान इस बात का भरपूर फायदा मिलता है कि वो बीजेपी को बाहरी साबित करने में कामयाब होती हैं। वो बार बार इस बात को दोहराती हैं कि जितना मैं आप लोगों के लिए सोचती हूँ, बीजेपी तो बाहरी पार्टी है, वो चुनाव जीतेगी, यहां से चली जाएगी, लेकिन आपको रहना हमारे साथ है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी से गलतियां नहीं होती है, और उनके प्रदेश में भी खूब खून खराबा हमने देखा है, सियासी हिंसा देखा है, या प्रतिशोध में चुनाव परिणाम आने के बाद ये भी देखा है कि वहां कैसे प्रतिशोध में लोगों की जान ले गई, लोगों के साथ जुल्म हुआ, महिलाओं के साथ बर्बरता की गई। ये भी एक कड़वी सच्चाई है बंगाल की, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इन सबके बीच में जो ममता बनर्जी का स्टैंड है और ममता बनर्जी का बीते दिनों जिस तरीके से अंदाजे बया रहा है सियासी मसलों पर, वो काबिल तारीफ है, उस पर बात होनी चाहिए और उसकी चर्चा हो भी रही है। और इसीलिए मैं आपके सामने इस पर बात कर रही हूँ कि मौजूदा वक्त में बीजेपी के सामने आंखों में आंख डालकर, चाहे वो शारदा चिटफंड घोटाले का मामला हो या आईपैक का मामला हो, कोई भी मामला हो, या फिर सीबीआई का वो प्रकरण याद कीजिए जब कोलकाता के कमिश्नर को गिरफ्तार करने की बात हुई थी या उनसे पूछताछ करने की बात हुई थी, वहां भी ममता बनर्जी ढाल बनकर खड़ी हो गई। मतलब ममता बनर्जी को स्ट्रीट पॉलिटिक्स में कोई हरा ही नहीं सकता, मैं ये दावे के साथ आपके सामने कह सकती हूँ। और फिलहाल वो होता हुआ दिख भी रहा है। आप ममता बनर्जी के स्टैंड को लेकर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो बेहिचक मुझे कमेंट कीजिए। अगर इस वक्त आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पर मुझे फॉलो करने के साथ साथ मेरे साथ आप YouTube पे जरूर जुड़िए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए ना सिर्फ राजनीति बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी कुछ बेहतर करना चाहती हूँ, और इसके लिए इस परिवार का बढ़ना बहुत जरूरी है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि आप सब मेरे साथ जुड़े।